Bismillahirrahmanirrahim. Health assessment, slide third semester. तो व्हाट इज हेल्थ असेसमेंट? इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि हेल्थ असेसमेंट क्या चीज़ है। ये ग्राउंड रूल एंड रेगुलेशंस है क्लास के लिए। ऑब्जेक्टिव ये होंगे कि डिफाइन हेल्थ असेसमेंट, कि हेल्थ असेसमेंट क्या है, और एसेंशियल हेल्थ असेसमेंट कंसेप्ट। इसमें जो बुनियादी हेल्थ असेसमेंट के जो कंसेप्ट हैं उसको हम वो करेंगे, और प्रोसेस क्या है, टाइप्स हेल्थ असेसमेंट टाइप्स क्या है, मेथड्स क्या है, क्यों ज़रूरी है, हेल्थ असेसमेंट की अहमियत क्या है। तो इसमें हम वन बाय वन आपको पढ़ाएंगे। हेल्थ क्या है? इट इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्पिरिचुअल वेलबींग। सेहत ये है कि इसमें आप मुकम्मल तौर पर फिजिकली, जहनी तौर पर, सोशली तौर पर और मजहबी तौर पर आप क्या हो, मुकम्मल वेलबींग से आपको मुकम्मल तौर पर आप में ये चीज़ें पूरी हो। नॉट मेरीली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, सिर्फ ये ना कि आपको बीमारी नहीं है तो आप सेहतमंद हैं, नहीं। बहुत से लोग होंगे वो आपको नजर आए होंगे कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से वो खोखले होते हैं। आर इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी का मतलब है खराबी। बज़ाहिर जो खराबी है अगर वो भी नहीं है और इसके साथ साथ आप फिजिकली, मेंटली, सोशली भी ठीक है, मजहब को भी फॉलो कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप सेहतमंद है। असेसमेंट क्या है? द एक्शन ऑफ असेसिंग समवन समथिंग। असेसमेंट ये है कि किसी चीज को जांचना। द एक्ट ऑफ जजिंग, उसको जांचना, डिसाइडिंग, फैसला करना। द अमाउंट की चीज है, कितना है, उनकी कीमत कितनी है, उसकी मायार कैसी है और उसकी अहमियत कैसी है, तो उसको असेसमेंट कहा जाता है। या द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, हेल्थ असेसमेंट में हम कलेक्टिंग डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं कि आया ये वैलिड है, सही है, नहीं है, क्लस्टर और उसको जमा करते हैं अबाउट द हेल्थ, हेल्थ के लिए हम इसको करते हैं, सही। तो उसको हेल्थ असेसमेंट कहा जाता है। या द हेल्थ असेसमेंट इज अ प्लान केयर, हम इसमें प्लान ऑफ केयर, केयर के लिए एक प्लान बनाती है दैट आइडेंटिफाइज, हम शनाख्त करते हैं द स्पेसिफिक नीड की, इस बंदे को इस चीज़ की ज़रूरत है, अ पर्सन, एंड हाउ दोज नीड विल बी एड्रेस्ड, और वो ज़रूरियात कैसे हम उन लोगों के सामने रख सकते हैं बाय द हेल्थ केयर सिस्टम, हॉस्पिटल में और स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी या किसी नर्स के ज़रिए से। आर हेल्थ असेसमेंट क्या है? इज द इवालुएशन ऑफ द हेल्थ स्टेटस, इसमें हम नतीजे पे पहुंचती है सेहत के लिहाज से बाई परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। आफ्टर टेकिंग हेल्थ हिस्ट्री, हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, हेल्थ हिस्ट्री के बाद हम ब्लड प्रेशर सेट और थर्मामीटर उठाते हैं और उसके बाद हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं, तो उसको हेल्थ असेसमेंट कहा जाता है। नर्सिंग असेसमेंट में क्या है? नर्सिंग असेसमेंट हम साइन और सिम्टम की बेस पे करते हैं, इतना डीप नहीं जाते हैं, और मेडिकल जो असेसमेंट है उसमें हम बहुत डीप जाते हैं। कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा, कि सब्जेक्टिव डेटा क्या है, ऑब्जेक्टिव डेटा ये आपको पता है। सब्जेक्टिव डेटा है कि मरीज कहे कि मुझे दर्द हो रहा है, तो ये सब्जेक्टिव वो बयान कर रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा ये है कि आप मतलब ब्लड प्रेशर चेक करते हो, टेम्परेचर निकालते हो ना, तो उसको ऑब्जेक्टिव डेटा कहा जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? द क्लाइंट ओवर ऑल लेवल ऑफ फंक्शनिंग, हम मरीज के हर चीज़ को हम देखते हैं इन ऑर्डर टू मेक प्रोफेशनल क्लिनिकल जजमेंट, ताकि हम एक प्रोफेशनल तरीके से, एक डिग्री होल्डर की तरह हम क्लिनिकल जजमेंट पे पहुंच जाते हैं। फोकस ऑन द क्लाइंट एज अ पर्सन, कि हम मरीज को एक पर्सन लेते हैं, ख्वाह मेल है, फीमेल है, छोटा है, बच्चा है, बड़ा है, एंड रीच टू द ऑप्टिमल लेवल ऑफ वेलनेस, और हम बहुत ऑप्टिमल लेवल, हाई लेवल ऑफ वेलनेस पे जाते हैं। उसको होलिस्टिक अप्रोच कहा। होलिस्टिक का मतलब ये है एज अ होल, हम फिजिकली सिर्फ नहीं देखेंगे, मेंटली भी देखेंगे, खर्चे को भी देखेंगे, उनके अखलाकी तौर पर उनको उनकी अखलाकियात को भी देखेंगे। मेडिकल असेसमेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्लाइंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस, के मरीज की जो फिजियोलॉजी है उसको हम देखेंगे, कि डायग्नोज बनाएंगे और फिर ट्रीटमेंट करेंगे, सही है ना। वहाँ पे हम ऊपर सिर्फ साइन और सिम्टम को देखते थे, और यहाँ पर हम एक्चुअल उसको लेबोरेटरी टेस्ट के जरिए से भी हम ट्रीटमेंट के ऊपर पहुंच जाते हैं। इलनेस क्या है भाई? जब मरीज कहे ना कि मैं बीमार हूँ, जब वो कहता है तो उसको सब्जेक्टिव फीलिंग कहता है। तो सब्जेक्टिव फीलिंग अबाउट एन इलनेस इज कॉल्ड अबाउट अ डिजीज इज कॉल्ड इलनेस। और डिजीज तो आपको पता है ना कि डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन है, किसी जगह पर डिसऑर्डर हो रही है, स्ट्रक्चर में मसला है, फंक्शन में मसला है, इन ह्यूमन, किसी जानवर में, किसी जानदार में, या किसी जानवर में, या किसी पौधे में कोई मसला है,
स्पेसिफिक सिम्टम्स है दैट अफेक्ट द स्पेसिफिक लोकेशन, किसी खास लोकेशन पे मसला हो रहा है, एंड इज नॉट सिंपली अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फिजिकल इंजरी। ये सिर्फ ना है कि बस फिजिकल इंजरी है तो डिजीज है, नहीं, फिजिकल इंजरी को भी डिजीज कहा जाता है, और फिजिकल इंजरी ना भी है, अंदर कोई मसला है तो उसको भी डिजीज कहा जाता है। वही वेलनेस हम कहते हैं ना भलाई को, कि किसी जगह अच्छा है, अच्छाई को, इज जनरली यूज टू मीन अ हेल्थी बैलेंस ऑफ बॉडी। जब बॉडी में बॉडी बैलेंस हो जाए, माइंड के साथ भी बैलेंस हो जाए और रूह के साथ भी बैलेंस हो जाए, दैट रिजल्ट इन ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। जब वेलनेस प्लस वेलनेस प्लस वेलनेस, उसको वेल बीइंग फिर कहा जाता है। हाई लेवल ऑफ वेलनेस जब हो जाती है उसको वेल बीइंग कहा जाता है। हेल्थ असेसमेंट एंड नर्सिंग प्रोसेस, ये फर्स्ट सेमेस्टर से आपको पता है या सेकंड से। द नर्सिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 डायनामिक, डायनामिक का मतलब है इंटरचेंजेबल, चेंजेबल है, एंड इंटर रिलेटेड कंसेप्ट, और एक दूसरे के साथ उनके रिलेशन भी होनी चाहिए। सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं, चीज़ को देखते हैं, चीज़ को डेटा कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, फिर डायग्नोज बनाते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर उसी प्लानिंग को मंसूबा बनाते हैं, प्लानिंग को फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर नतीजे पे पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, नर्सिंग प्रोसेस। मिसाल दिया है, असेसमेंट है तो इसमें क्या होगा, असेसमेंट में हम कलेक्टिव सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। फिर डायग्नोज क्या करते हैं, एनालाइजिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा, जो आपने वो जमा किया है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको वजाहत उसकी करते हैं। टू मेक अ प्रोफेशनल नर्सिंग जजमेंट, ताकि हम किसी खास नतीजे पे पहुंच जाए। या तो हम नर्सिंग डायग्नोज बनाएंगे, अगर हम नहीं कर सकते हैं अकेला तो हम कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम, तो हम ग्रुप में मिल के वो हम करेंगे। नर्सेज के साथ भी आप मिल सकते हैं, या डॉक्टर से भी मशवरा ले सकते हैं, या लेबॉर्ट्री वालों से भी आप कर सकते हैं। अगर दोनों से नहीं हो रहा है किसी हॉस्पिटल में तो फिर उसको रेफरल करना होगा, आपने फिर क्या करना होगा, मरीज को भी रेफर करना होगा या किसी खास डिपार्टमेंट को रेफर करना होगा। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, आउटकम क्राइटेरिया, प्लान हम करते हैं ना कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, तो हम प्लान बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इवैल्यूएशन में फिर हम देखते हैं कि आया वो मसला हल हो गया या नहीं, या आया वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं। इसकी अहमियत क्या है भाई, अहमियत तो ऊपर से पता चले कि नर्सिंग प्रोसेस की अहमियत क्या है आपके ख्याल में, डेटा कलेक्शन ना, फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, ये एक बुनियाद फराहम करता है। उससे हमें पता चल जाता है कि मरीज की स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटेशन क्या है, या मरीज कोऑपरेटिव है, नॉन कोऑपरेटिव है, या अपने आप का वो ख्याल रखेगा या नहीं रखेगा। और नर्सिंग प्रोसेस जो है ये हर क्या है, नर्सिंग सॉरी असेसमेंट, असेसमेंट हर स्टेप में आप कर सकते हैं। असेसमेंट में भी कर सकते हैं और फिर डायग्नोज में भी कर सकते हैं, प्लानिंग में भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी असेसमेंट जरूरी है, और इवैल्यूएशन में भी असेसमेंट जरूरी है। बेसिकली तो ये फर्स्ट स्टेप है, लेकिन हर स्टेप में ये जरूरी है ना। मिसाल के तौर पर इवैल्यूएशन में ना, इवैल्यूएशन को भी आप असेस करोगे कि यार ये मसला हल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है जी। फिर जो जो बंदा असेसमेंट कर रहा है ना, उसके लिए जो बुनियादी स्किल है कॉग्निटिव की, उसमें उसके साथ जहन मतलब कोई नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। साइकोमोटर मतलब हैंड होनी चाहिए, हैंड होने का मतलब है कि उसके साथ स्किल्स हो। अफेक्टिव का मतलब हर्ट हो, अफेक्टिव का मतलब उसमें वो कि इसमें उसमें जज्बा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो डरे। एथिकल स्किल भी होनी चाहिए, अच्छे अंदाज में वो क्या करे, असेसमेंट करे। मिसाल के तौर पर आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो ना, और आप क्या कर रहे हो, उनके साथ लड़ रहे हो और आप उसका हाथ इस तरह खींच रहे हो कि मैंने ब्लड प्रेशर चेक करनी है, नहीं, अच्छे अंदाज में उनसे इजाज़त मांग के कि सर जी मैं आपका असाइन स्टाफ नर्स हूँ और मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप हमें इजाज़त देंगे। तो वो अगर कह रहा है कि चलो करे, तो अच्छे अंदाज में आपने इथिकली उसको भी वो करना होगा। पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, कि असेसमेंट हम क्या करते हैं, टू कलेक्ट डेटा, कि हम रेलेवेंट सही डेटा हो हमारे पास और पेशेंट हेल्थ स्टेटस के बारे में। टू आइडेंटिफाई डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल, कि अगर नॉर्मल से वो हट रहा है, वो डिविएट हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए। टू डिस्कवर द पेशेंट स्ट्रेंथ एंड कोपिंग रिसोर्सेज, और अगर तो उसमें पेशेंट की सलाहियतों का पता चल जाता है कि और आए वो कोप कर सकता है, या उनको उनके पास वो अपने आप को दिलासा दे सकता है या नहीं। टू आइडेंटिफाई एक्चुअल प्रॉब्लम, असेसमेंट का ये फायदा है कि हमें एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है। टू मार्क फैक्टर दैट प्लेसेस द पेशेंट रिस्क फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और हमें पता होना चाहिए उन्हीं फैक्टर्स का
कि वो एक सेहत को रिस्क पे रख सकता हो। टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्या है भाई? इनिशियल असेसमेंट है। इनिशियल वो है ना कि बंदा जब से आ जाता है और आप डायरेक्ट उनका नाम पूछ लेते हो, फाइल बनाते हो, मोबाइल नंबर नोट करते हो, एनआईसी नोट करते हो। फोकस असेसमेंट ये है ना कि एक बार आपको पता चल गया कि उसको ये मसला है, मिसाल के तौर पर अगर उसको मसला है शुगर का, तो आपको पता चल गया बस कि उसको शुगर का मसला है, बस शुगर के लिए शुगर पे फोकस हो जाओ। शुगर के बारे में उनसे पूछो, डाइट उनको रिकमेंड करो, डाइट के बारे में पूछो, उनसे हेल्थ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछो कि उनको शुगर तो था नहीं। टाइम लैप्स असेसमेंट वो है जिसमें आप उनको टाइम देते हो। मिसाल के तौर पर हम मरीज को कहते हैं ना कि आप हम उनका वो ब्लड प्रेशर मालूम करते हैं ना, तो ब्लड प्रेशर आपने मालूम किया सुबह, फिर हम 2 बजे मालूम करते हैं, फिर 9 बजे मालूम करते हैं मिसाल के तौर। या हम उससे पूछते हैं ना कि आपका आउटपुट कितना है, यूरिन आउटपुट, छोटा पेशाब कितना किया है, तो हम यूरिन बैग वहाँ पर जो बैग लगा होता है ना उसको हम देखते हैं ना, तो बार-बार तो हम नहीं देखेंगे ना। सुबह देखो, फिर शाम को, फिर दोपहर जाके उसको देखो, नोट करें, उनसे खाली कराओ। फिर क्या करो करे कि आप रात के वक़्त जाए, शाम को उनसे खाली कराएँ, सही ना? तो वक़्त पे के साथ। या अगर पेशेंट आपके पास आया हुआ है ना और आप उनको कह रहे हो ना कि 1 हफ्ते बाद आ जाओ ट्रीटमेंट के लिए, या अगर कोई किसी घर में आप जा रहे हो ना ट्रीटमेंट के लिए, तो आप सुबह जा रहे हो, फिर शाम को आप जाते हो, तो इसको टाइम लैप्स कहा जाता है। इमरजेंसी वो है ना कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बम धमाका हुआ है और वो बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं ना, और जल्दी-जल्दी से आप उनकी ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो, वहाँ पर रेग टैग लगाते हो, ट्रायेज यूज़ करते हो, तो उसको इमरजेंसी असेसमेंट कहा जाता है। कंप्रिहेंसिव का मतलब क्या है कि डिटेल असेसमेंट, कंप्रिहेंशन का मतलब कि ए टू जेड आप असेसमेंट कर रहे हो। इज यूजुअली द इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट में हम कंप्रिहेंसिव जाएंगे ना, द डिटेल हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को फोकस आपने अभी बताना है कि किसी खास बीमारी पे फोकस हो जाओ। इनिशियल वो एक हो जब एडमिशन के लिए आ जाए आप उसको चेक करते हो, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न मालूम करते हो। एफएचपी फॉर्म ये आप फेल कर चुकी है सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट में भी आप उसको जानते हैं कि एफएचपी फॉर्म में ये जॉर्डन ने किया था। इसमें हम 11 पैटर्न को देखेंगे कि हेल्थ परसेप्शन उसकी क्या है, या मैनेजमेंट, कि वो सेहत के बारे में क्या जानता है, सेहत को जानता है या नहीं, सेहत के बारे में उनके पास नॉलेज है या नहीं है। न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक, वो अपने न्यूट्रिशन को, अपने ग़िज़ा के ऊपर वो उनको पता है कि शुगर के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। एलिमिनेशन पैटर्न, उसका आउटपुट कितना है, छोटा पेशाब कितना आ रहा है, बड़ा पेशाब कितना आ रहा है, एक्टिविटी कर सकता है, स्लीप किस तरह है, रेस्ट ले रहा है। कॉग्निटिव परसेप्शन, कॉग्निटिव का मतलब ये है कि वो उसके ज़हन में ये मसले तो नहीं चल रही है, कोई खुदकुशी वाली सोच या इस तरह गलत सोच तो नहीं है। सेल्फ परसेप्शन या सेल्फ कंसेप्ट ये है कि वो अपने आप को जानता है या नहीं। ऊपर हेल्थ परसेप्शन है, नीचे सेहत के बारे में उनको नॉलेज है या नहीं है, और वो उनकी अपनी जो सेहत है उनके बारे में उनको नॉलेज है या नहीं है। ये सेल्फ परसेप्शन में हम ये करते हैं। हेल्थ परसेप्शन में वो सेहत को जानता है या नहीं है, मतलब जनरली। और सेल्फ परसेप्शन में वो उनको अपनी सेहत के बारे में उनको पता है या नहीं है। रोल रिलेशनशिप कि उनका क्या रोल है, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ पेशेंट, उनकी क्या रोल होनी चाहिए। सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लिहाज से वो ठीक है या नहीं है। कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस, आया उनको उनके पास जो स्ट्रेस है वो उसको कोप कर सकता है या नहीं। और विल यू बिलीव पैटर्न, अल्लाह के मुताबिक, दीन के मुताबिक, या अच्छे और बुरी की तमीज़ है उनको या नहीं है। प्रॉब्लम फोकस ये है भाई, उसको खुद देके कोई क्वेश्चन हो फिर पूछ सकते हैं कि प्रॉब्लम के ऊपर फोकस हो जाओ, जो ऑलरेडी वो मसला जो है आइडेंटिफाई हो चुका है उसके ऊपर फोकस हो जाओ। ये नैरो है, शॉर्ट टाइम लेगा आपसे, और इसमें प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट, स्टेटस अप्रेजल ऑफ न्यू एनी न्यू इग्नोर्ड और मिस डायग्नोज प्रॉब्लम। पहले से जो बीमारी डायग्नोज हुई है उसके बारे में उसके ऊपर फोकस हो जाओ। अगर खुदा न खास्ता कोई नया बीमारी उसमें इंट्रोड्यूस हो जाए तो उसको फिर अप्रेस करो, उसको फिर बयान करो कि अभी तक इसमें एक और मसला आ गया। या इग्नोर्ड कि मैंने शुगर के लिए तो ठीक है, शुगर को मैंने फोकस किया है, लेकिन उनको ये भी मसला है भाई, आपने उनको आपको पता नहीं था, उनको ये भी मसला है, आपने इग्नोर किया था। या मिस डायग्नोज की, आपने ये डायग्नोज नहीं की थी, तो ये भी होना चाहिए। उसके साथ साथ एक और भी बीमारी है, एवरी फ्यू मिनट होनी चाहिए। आपको पता है ना कि एक बंदे को शुगर है ना, तो हर 1 मिनट के बाद उसको देखे, शुगर के ऊपर फोकस हो जाए, उनको ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस हो जाए, डाइट के ऊपर फोकस हो जाए। तो ये क्या है भाई, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट।
टाइम लैप्स जानते हो ना, कि थोड़ा सा वक्त पे के साथ, मिसाल के तौर पर पीरियोडिक आउटपुट, अभी मैंने आपको बताया क्लिनिकल विजिट, आप क्लिनिक में जाते हो, पेशेंट आते हैं, होम विजिट के लिए आप जाते हो सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम, हेल्थ एंड डेवलपमेंट स्क्रीनिंग या की स्क्रीनिंग के लिए जाते हो ना। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? टेस्ट। मिसाल के तौर पर आपको पता है ना कि पेशेंट का एचबी कम है, हीमोग्लोबिन लेवल कम है, आपने टेस्ट किया तो एचबी है 8 है और नॉर्मल 13 होना चाहिए ना, 13 से ऊपर। तो 10 मिनट बाद या 1 घंटा बाद तो आप नहीं करोगे ना भाई, एक सुबह आपने किया तो फिर अगले सुबह करोगे, 24 घंटे बाद आपने करना होगा ना, तो उसको पीरियोडिक या टाइम लैप्स असेसमेंट कहते हैं। इमरजेंसी तो आप जानते हो ना कि जल्दी से लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन चेक करना है, या सेल्फ कंसेप्ट, अगर कोई वो कहता है कि मैंने मरना है, मैंने धमाका करना है, कोई इस तरह कहे ना, तो उसको आपने फिर फोकस करना होगा, जल्दी जल्दी उसको असेस करना होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट, इसका फायदा क्या होगा भाई, ये तो आप खुद बताइए, मैं आपसे पूछूंगा, हेल्थ असेसमेंट का क्या फायदा है नर्सिंग असेसमेंट का? जी, डेटा कलेक्ट हो जाए, क्लाइंट रिस्पांस ऑफ टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि उनकी रिस्पांस क्या है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, डिफरेंट सोर्स, सिग्निफिकेंट ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम्स आ जाए, बेसलाइन यूज टू प्लान, और आपको एक बुनियाद मिल जाए डेटा कलेक्शन से कि हम एक प्लान बनाए, डायग्नोज करें, इंटरवेंशन करें, कंप्लीट एंड डिटेल रिव्यू ऑफ क्लाइंट कंडीशन, और हमें असेसमेंट से पेशेंट की कंडीशन के बारे में पता चल जाता है। हेल्थ असेसमेंट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ थेरापीज, कि हमने उनको कौन कौन से थेरापीज देने हैं और क्लाइंट्स की रिस्पांस क्या होगी। असेसमेंट प्रोसेस जो है भाई, इसमें हम क्या करते हैं, असेसमेंट जो पहला स्टेप है उसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम डेटा को ऑर्गेनाइज का मतलब है तरतीब से करते हैं, फिर हम डेटा को वैलिडेट करते हैं, डबल चेक करते हैं कि आया ये डेटा ठीक है या नहीं है, फिर हम उसको लिखते हैं। कलेक्शन हम किस तरह करेंगे ना, या तो मरीज से पूछेंगे या खुद करेंगे। गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट इंक्लूड फिजिकली, उनके जहन के बारे में, साइकोलॉजिकली उनके जज्बात के बारे में, इमोशन डेटा को लिखेंगे। सोशो कल्चर, वो मुआशरे में कैसा है और वो अपनी सकाफत को फॉलो कर रहा है या नहीं। स्पिरिचुअल फैक्टर, वो अपनी मजहब को फॉलो कर रहा है या नहीं, अल्लाह के ऊपर उनकी ईमान यकीन है या नहीं है। इंक्लूड फास्ट हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट, एलर्जी है या नहीं है, पास सर्जरी तो नहीं हुई है, क्रॉनिक डिजीज के बारे में, बहुत अरसे से जब किसी को डिजीज हो उसको क्रॉनिक डिजीज कहा जाता है। इंक्लूड करंट एंड प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट, के मरीज के पास अगर कोई पेन है, मरीज को अगर पेन है, नाजिया है, दिल कच्चा होता है उसका, या स्लीप में मसला है, या रिलीजन में मसला है, या मेडिकेशन ट्रीटमेंट में मसला है कि वो ले रहा है या ट्रीटमेंट या नहीं ले रहा, तो इसमें कलेक्शन में हम सारा मतलब हर चीज़ के बारे में मरीज से पूछते हैं या खुद मालूम करते हैं। तो जब हम यहाँ पूछते हैं, वो बयान कर रहा है, उसको सब्जेक्टिव डेटा, अगर मरीज कहे ना कि मुझे पेन हो रहा है, तो ये सब्जेक्टिव डेटा है, वो खुद बयान कर रहा है। और सब्जेक्ट एमसीक्यू में अगर आ जाए तो सब्जेक्टिव इज आल्सो कॉल्ड कोवर्ट डेटा। या सिम्टम के बारे में पूछिए कि सिम्टम सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव है, तो वो तो सिम्टम तो वो हमें नज़र नहीं आती ना, वो बयान कर रहा होता है, तो उसको सब्जेक्टिव डेटा कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिव डेटा इज आल्सो कॉल्ड ओवर्ट डेटा, ओवर्ट या साइन, जो हमें नज़र आ जाए, हम मालूम करें। ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है, ब्लड प्रेशर हम मालूम करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव है। टेम्परेचर हम मालूम करते हैं थर्मोमीटर से, तो ये ऑब्जेक्टिव डेटा है भाई। डेटा कलेक्शन मेथड क्या है, या तो डेटा हम ऑब्जर्वेशन से मालूम करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल से, या सेंस ऑफ साइट से, नज़र से, या कानों से, या इसको टेस्ट करते हैं, या इसको टच करते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन। या हम उनसे इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि डिफाइन इंटरव्यू, तो इट इज़ अ कम्युनिकेशन, ये एक गुफ्तगू है, सही है ना, विद पर्पस, जिसकी एक खास मकसद होगी। कम्युनिकेशन विद अ पर्पस इज कॉल्ड इंटरव्यू। या हम एग्जामिनेशन करते हैं, हम ब्लड प्रेशर सिट उठाते हैं और हम उसको हेड से लेकर सर से लेकर पाँव तक हम उसको एग्जामिन करते हैं। फिर ऑर्गेनाइज करते हैं कि क्या अगर कि ये डेटा सिस्टमेटिक हो, क्या हो, द नर्स यूज अ रिटन और कंप्यूटराइज फॉर्मेट, हम उसको एक ढांचे में डालते हैं
दैट ऑर्गेनाइजेज द असेसमेंट डेटा सिस्टमिकली, कि इसकी इसमें ऑर्गेनाइजेशन आ जाए। द फॉर्मेट में बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट फिजिकल स्टेटस, कि हम ये मॉडिफाई हो जाए। वैलिडेशन में हम क्या करते हैं, हम उसको हम डबल चेक करते हैं कि ये डेटा कंप्लीट है, फैक्चुअल है, फैक्चुअल या फैक्ट हकीकत है, या एक्यूरेट सही है। अगर एमसीक्यू में आ जाए वैलिडेटिंग इज आल्सो कॉल्ड डबल चेकिंग, डबल चेक। तो डबल चेक से पता चल जाता है कि ये डेटा ठीक है या नहीं है। ये डबल चेक हम क्यों करते हैं वैलिडेशन, कि जो डेटा हमने कलेक्शन किया है क्या ये पूरा है, क्या ये सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा इसमें तजाद तो नहीं है। अगर कोई कहे ना कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, तो बयान जब वो कर रहा है तो ये सब्जेक्टिव डेटा है, और आपने ब्लड प्रेशर सिट उठाया और आपने मालूम किया तो वो आपको हाई आया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वो बयान कर रहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, अभी हाई है, तो ये दोनों ठीक है। कांग्रुएंट का मतलब पैरेलल है। अगर उसने कहा कि मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और आपने मालूम तो ये सब्जेक्टिव है, और आपने ब्लड प्रेशर सेट उठाया और ऑब्जेक्टिवली आपने मालूम किया वो नॉर्मल था, तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्टिवली जो वो बयान कर रहा था वो गलत था, ऑब्जेक्टिव अंदाज से हमने सही मालूम किया। फिर क्या करेंगे, एडिशनल डेटा। अगर हम इसलिए पूछेंगे, डबल चेक करेंगे कि अगर कोई और डेटा आपने उसके साथ जमा करना है तो उसके साथ ऐड कर सकते हैं, या अगर कोई डेटा मिस हो गई है। या कभी कभार हम डेटा वैलिडेशन इसलिए करते हैं कि ऐसा ना हो कि हम डायरेक्ट नतीजे पे फैसला करें, नतीजे हम फैसला करें और जंपिंग करें नतीजे पे पहुंच जाए और मसला वो नहीं हो। और डेटा वैलिडेशन हम इसलिए करते हैं कि ऐसा ना हो कि साइन और इन्फ्रेंस, जो सपोजिशन, वही बात है ऊपर वाली, कि जो नज़र आ रहा है और जो वो बयान कर रहा है, तो सपोजिशन का मतलब है कि सपोज कर रहा है, बयान कर रहा है, तो वो जो नज़र आता है, जो हम मालूम करते हैं, उसको क्यूज कहा जाता है। और जो वो बयान कर रहा है कि मुझे ये मसला है, तो उसमें तो तजाद तो नहीं है। आया वो बयान कर रहा है वो हमें नज़र आता है या नहीं, तो उसमें हम उसको, इसमें हम पैरेलल उसको वो देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा में हम क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या करते हैं, अप्रोच टू डॉक्यूमेंटेशन, हम उनको लिख देते हैं। तो लिखना हम किस तरह करते हैं भाई, या तो हम फाइल के ऊपर लिखेंगे, उसको सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड कहा जाता है, कि फाइल में हम हर एक बंदे के लिए अपनी जगह होती है। नर्स अपनी पेज के ऊपर लिखता है, डॉक्टर अपनी पेज के ऊपर लिखता है, न्यूट्रिशन वाला अपनी पेज के ऊपर लिखता है, लेबोरेटरी वालों का अपना जगह होता है फाइल में। तो उसको सोर्स का मतलब है हर एक बंदी के लिए उसमें जगह है फाइल में। और प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड, ये एक पेज के ऊपर हम सब लिखते हैं ना। मिसाल के तौर पर आप कभी इमरजेंसी हो जाए ना, और आप इमरजेंसी वार्ड चले जाते हो, और वहाँ पर आपको इमरजेंसी स्लिप मिलती है, तो इमरजेंसी स्लिप के ऊपर आप जब अंदर जाते हो ना, तो नर्सेज आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो वो उसी पेपर के ऊपर एक कोने के ऊपर लिख देता है। फिर अंदर आप जो चले जाते हो उसी पेज के ऊपर डॉक्टर भी लिखता है। फिर आप लेबोरेटरी में जाते हो और वहाँ की अगर टेस्ट आ जाए तो वो लेबोरेटरी वाले भी उसी पेज के ऊपर लिख देते हैं, सही है ना। तो ये सारा कुछ उसकी एक पेज के ऊपर जब आ जाता है तो उसको प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड कहा जाता है, सही है ना। तो सोर्स ओरिएंटेड वही बात है ना, कि केप टुगेदर बाय सब्जेक्ट मैटर, लेब्स ऑल टुगेदर, लेब्स अपनी जगह पर, प्रोग्रेस नोट डॉक्टर की जो है अपनी जगह पर, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अपनी सेक्शन होती है। और प्रॉब्लम में क्या है, सेम फॉर्म के ऊपर सब लिखते हैं। और प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड के ऊपर ये बेटर कम्युनिकेशन है। बेटर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है भाई, कि सब एक जगह है, एक पेज के ऊपर लिख देते हैं ना, तो सबको पता चल जाता है ना, कि डॉक्टर को भी पता चल जाता है कि नर्स ने ये लिखा है, नर्स को भी पता चल जाता है कि डॉक्टर ने ये लिखाई की है, लेबोरेटरी वालों को भी पता चल जाता है कि उसका ये मसला चल रहा है ना, तो जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन हो जाती है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ भाई कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड अच्छा है या सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप ये बता सकते हैं कमेंट में, सही है ना। मैं तो ये कहूँगा कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड जो है ये अच्छा नहीं है। जल्दी है, कम्युनिकेशन तो जल्दी हो जाती है, लेकिन सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड ये अच्छा है। स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसमें आप तसल्ली से वो लोग अपने सेक्शंस में लिखते हैं, फिर आप वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं, सही है ना। तो ये एक्चुअल बात है। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड जो मैंने कहा कि एक पेज के ऊपर लिखती है ना, तो इसमें दो तरह के मसले होते हैं। एक तो पाई और डर। पाई में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को लिखते हैं,
उनकी जो इंटरवेंशन है वो नोट करते हैं, और फिर मसला हल हुआ या नहीं हुआ तो उसको इवैल्यूएशन कहा जाता है। ऑर्डर में डेटा हम लिखते हैं, और हमने जो एक्शन ली है उसको लिखते हैं, और जो रिस्पांस हमें आ जाती है वो लिखते हैं। वो डर का मतलब है कि आपने घबराना नहीं है, डर सही है ना। ये दोनों एक ही है ना। देखिए प्रॉब्लम है तो डेटा है, तो डेटा में भी हम प्रॉब्लम को लिखते हैं ना। इंटरवेंशन किया तो इंटरवेंशन को एक्शन भी कहा जाता है ना। एक्शन और इंटरवेंशन एक ही चीज़ है। इवैल्यूएशन नतीजे भी पहुंचना, रिस्पांस भी नतीजे पे पहुंचना है। बस सिर्फ वर्ल्ड एमसीक्यूज के लिए आप याद करें कि पाई तो प्रॉब्लम और इंटरवेंशन, इवैल्यूएशन, ऑर्डर, डेटा, एक्शन, रिस्पांस, इतना पता होना चाहिए आपको भाई, सही है ना। ये रेफरेंसेस है। ये यूनिट नंबर 1 खत्म हो रही है, इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। एक इंटरव्यू इंटरव्यू स्केल क्या है और हम इंटरव्यू किस तरह वो लेते हैं, सही है ना। तो भाई तो ये बहुत आसान है, इंशाल्लाह इसको आप एंजॉय कर सकोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।